और इस पूरे ब्रिक्स समिट को किस तरह से माप रहे हैं, देख रहे हैं? टाइम जो है वो भी बहुत जो मोड़ पे है दुनिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे है। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो उस स्ट्रेटजी को चाइना प्लस वन को हम कितना भुना पाए हैं आप? हमारा यही है कि हर देश से इन्वेस्टमेंट आए और हर देश से हम इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया आने के लिए नए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दी गई है। ये जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए ट्रेड रूट्स हैं, हमें ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक ट्रेड रूट है जो हम बात कर रहे थे ईरान के थ्रू, हम छाबर पोर्ट के थ्रू, INSTC जो सेंट्रल एशिया के थ्रू। और आपस में आपको लगता है कि ये पॉसिबल है एक तरह से पेमेंट सिस्टम बनाना ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे? नमस्कार, मैं अवजात शेखर आजाद, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत आज दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स के बीच अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। एक तरफ भारत में ब्रिक्स समिट की मेजबानी होने जा रही है, जहां ग्लोबल साउथ, बदलती विश्व वैश्विक व्यवस्था और चीन अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे कई बड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में होंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया EFTA ट्रेड पैक्ट और इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे बड़े व्यापारिक समझौते भारत को यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के और करीब ले जा रहे हैं। EFTA समझौते के तहत भारत में $100 अरब के निवेश और करीब 10 लाख रोजगार के अवसरों की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने और EU EFTA जैसे समझौतों के जरिए ग्लोबल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने दोनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है? इन्हीं तमाम सवालों और भारत की बदलती आर्थिक एवं रणनीतिक भूमिका को समझने के लिए हमारे साथ हैं सौरभ सान्याल, जो ब्रिक्स के रास्ते जो कंपनियां भारत आती हैं उनकी मदद करते हैं भारत में सेटअप करने में, इकोनॉमिस्ट हैं और ग्लोबल ट्रेड एनालिस्ट हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगले महीने भारत में ब्रिक्स समिट है, जिसमें चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और भी देशों के आएंगे, ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो ब्रिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तेजी नज़र भी ब्रिक्स पे है, डॉलराइजेशन जैसी बातें हैं। सो आप भारत के लिहाज से एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस पूरे ब्रिक्स समिट को किस तरह से माप रहे हैं, देख रहे हैं? जी, ये जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रिक्स समिट होगी। यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और ईरान के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। जी। ये टाइम जो है वो भी बहुत जो मोड़ पे है दुनिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे है, जहाँ पे जो मल्टीलैटरलिज्म की जो राइज हुई है, जब से US ने अपनी जो इकोनॉमिक उन्होंने प्रेशर दबाव डाली है अपने एलाइज पे, तो वो देखते हुए इंडिया ने ये तय की कि हम मल्टीपल अग्रीमेंट्स में शामिल होंगे। तो ब्रिक्स भी ऐसा ही ये अग्रीमेंट है, जहाँ पे हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अभी चाइना हो गया और रशिया हो गया, ये जो ग्लोबल साउथ के जो मेन मेंबर्स हैं GDP वाइज, तो उनके साथ हम कोलैबोरेट करके ट्रेड बढ़ाएं और अपने कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज दें, नए मार्केट। यही हमारे इंडिया की यही कोशिश करेंगे। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ब्रिक्स को लेकर के सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था तो है ही। भारत की कोशिश रही है, खास करके पिछले कुछ सालों में, जब चीन +1 की एक पॉलिसी आई है बाइडेन प्रशासन के समय से, कि चाइना में जो कंपनियां काम कर रही हैं, US की कंपनियां काम कर रही हैं और पश्चिमी देशों की जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको शिफ्ट किया जाए भारत में या फिर अलग अलग देशों में। चाइना +1 स्ट्रेटजी बेसिकली यही है। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो उस स्ट्रेटजी को चाइना +1 को हम कितना भुना पाए हैं? आप चूंकि कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से डील करते हैं, उन्हें भारत में सेटअप करने में मदद करते हैं, आपको क्या लगता है क्या चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं इस लिहाज से? तो जब हम चाइना +1 बोलते हैं, वो सिर्फ वेस्टर्न नेशन का +1 नहीं है। वो हम दूसरे देशों को भी देखें, अगर रशिया हो या इंडोनेशिया हो
या थाईलैंड हो, इन देशों से भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आशा कर रहे हैं। जी तो इसीलिए ब्रिक्स एक और हमारे पास जो अलायंस है उसमें शामिल है। तो हम उसके आगे भी जैसे जो एफ्टा जो हमने अग्रीमेंट साइन करी है, जी जैसे नॉर्वे, लाइकेनस्टाइन और आइसलैंड के साथ, जी उसमें 100 बिलियन का जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। फिर हम यूके के साथ भी साइन करे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किए हैं। तो हम ये जो है ब्रिक्स चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी सिर्फ हम ब्रिक्स के ब्रिक्स ओरिएंटेशन नहीं है। हमारा यही है कि हर देश से इन्वेस्टमेंट आए और हर देश से हम इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ब्रिक्स का मेन हमारा जो पुश है वो है कि हम अपना जैसे पेमेंट सिस्टम्स जैसे हैं, वो ट्रेड सिस्टम्स, क्रेडिट, एमएसएमई क्रेडिट, इस पे हम अलायंस बना पाए। तो ब्रिक्स का हमारा एक्सपेक्टेशन और विजन ऐसा है कि हम ये जो नए देश हैं जिनके साथ हम पहले इतने ट्रेड नहीं कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं जा रही थी, हम इम्पोर्ट कर रहे थे रशिया से, हम एनर्जी इम्पोर्ट काफ़ी हो रही थी, यूएई से हम एनर्जी इम्पोर्ट कर रहे थे। हमारा विजन ये है कि हम इन देशों में एक्सपोर्ट करें। इंडिया ईयू और इंडिया ईएफटी आपने बात की है। इंडिया ईयू सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारा ईयू के साथ एक बहुत ऐतिहासिक ट्रेड डील हुआ है, उसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी कहा गया, काफ़ी ज़्यादा हमें, और उसके इम्पैक्ट अब धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे जब फाइनल ये डील हो जाएगा पूरी तरह से, तमाम ईयू जो नेशंस हैं उनकी तरफ से मुहर लग जाएगी इस बिल पे। मुझे इसमें एक चीज़ जानना है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भारत में काफ़ी ज़्यादा जोर रहा है। इंडिया ईयू ट्रेड डील से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसको कितना ग्रोथ मिल सकता है? देखिए, इंडिया अभी जो डेमोग्राफिक ट्रेंड पे है उसमें से हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, हमारी जो रिक्वायरमेंट वो बढ़ेगी, प्लस हमारा जो डेमोग्राफिक एम्प्लॉयबिलिटी जो एज ग्रुप है उसमें से हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर डाल सकते हैं। अब जो हम ईयू जो ट्रेड डील करने वाले हैं उसमें से हम जो जितने जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटो हो गए, ऐसे सेक्टर्स में काफ़ी हम मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट्स देख पाएंगे। दो चीज़ इसमें ड्राइव करेगी, एक तो इंडिया की अपनी कंजम्पशन, हमारी यंग जो युवा हैं उनकी कंजम्पशन। तो ये देखते हुए बहुत देश हमारे यहाँ, बहुत कंपनीज हमारे इंडिया में सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब एक नेचुरल जो एक मार्केट है वो एक जो वो इन कंपनीज को एक बेसिक सेल्स जो होती है वो दे पाएंगी, तो फिर यहाँ से फिर वो उसको बेस यूज करके वो एक्सपोर्ट करने के को देखेंगे। और ये भी उनका फोकस होगा कि हमारा जो कॉस्ट सेंटर है इंडिया में वो भी काफ़ी कंपेटिटिव है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो ये दोनों, हमारा जो डेमोग्राफिक्स है, हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये दोनों बहुत कंपेटिटिव है। पहले क्या होता था, जब हमारे पास ये ट्रेड डील नहीं थी तब काफ़ी सारे फ्रिक्शंस आते थे। एक तो मोबिलिटी, जो हम लोग यहाँ से भेज नहीं पा रहे थे, तो वो वाली मोबिलिटी में काफ़ी इजी हो जाएगी, वीज़ाज वगैरह, वर्क वीज़ा वगैरह। कस्टम्स ड्यूटी लेकर के बहुत चैलेंजेस आती थी पहले, वो भी दोनों साइड से कम कर दी जाएगी। तो एक्सपोर्ट जो हैं वो इन मार्केट्स में कंपेटिटिव हो जाएंगी। और फिर तो इसमें काफ़ी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और हम ये मैकेनिज्म फॉर क्रेडिट, मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये भी काफ़ी हम एमएसएमईज को स्पेशली दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी अगले 10 साल में ये इसमें मतलब स्लैब्स हैं जी ट्रेड एग्रीमेंट में। तो
उस लैब्स में ओवर 10-15 ईयर्स 10-15 साल हमें ये इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। ये अब 10-15 साल में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितना हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, और हमारा जो एक एक्सपोर्ट टारगेट है उसको हम कितना तक ले जा सकते हैं? अगर मैं एक 10 साल का विंडो तैयार करूं तो आपका क्या उम्मीद किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये एफ्टा जो हमने टीईपीए जो साइन किया है ये 4 जी देशों के साथ, जी जी जी। तो हमने $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, वो लिखा गया है कि वो गारंटीड इन्वेस्टमेंट है। ओके। तो वो 10 से 15 साल का उसका विजन है, फ्रेमवर्क। या फ्रेमवर्क है। और उसमें ये जो अमाउंट है $100 बिलियन के एफडीआई में, ये एकदम कमिटमेंट है इन ये सिर्फ 4 देशों का है, जो ओके। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लाइकेनस्टाइन और आइसलैंड। यस। तो ईयूएफटीए है, उसमें ऐसा स्पेसिफिक गोल दिया नहीं है, पर जी हम इनमें से मतलब 30 देशों में से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जैसे बड़े देश हो गए जैसे जर्मनी, जी। जो थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है, फ्रांस, ये तो इनसे हम उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जर्मनी तो हमने देखा भी है कि पिछले कुछ 2-3 सालों से उनके खासकर ऑटो सेक्टर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा है। सो मैं इस एक चीज चुनौतियों पे मैं बेसिकली एक बात करना चाहूँगा, शॉर्ट एनालिसिस करूँगा जो विदेशी कंपनियां भारत को आने को लेकर के, क्योंकि उसी से हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बुस्ट होगा। जो हमारी विदेशी कंपनियां आएंगी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगी, फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन कंपनियां जो भारत में आ रही हैं तो उसमें उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ कहा काफ़ी गया है, लेकिन क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पूरी तरह से कारगर साबित हो रहे हैं? क्या हम 100% उस पर अमल कर पा रहे हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी आ रही है भारत में, उसको एक ग्रीन इन्वायरमेंट हम एक बात करें कि जहाँ पे कि उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, अगर वो लैंड एक्वायर करना चाहती हैं तो वो, या फिर बिजली और तमाम चीज़ें जो भी सप्लाई चेन उनका जिस तरह से उनका डेवलप हो, क्या हम वो पूरी तरह से कर पा रहे हैं? कहाँ कहाँ चुनौती आप कहाँ महसूस करते हैं? तो जब पहले हम कंपनीज के साथ काम करते थे, तो काफ़ी चैलेंजेस होती थी लैंड एक्विजिशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, यस। वाटर में, सेक्टर डिपेंडेंट। ये काफ़ी चैलेंजेस पिछले 10 साल से हम ये चैलेंजेस को उनके लिए इजी कर रहे हैं। तो जैसे आप कस्टम्स ड्यूटी देख लीजिए, कस्टम्स ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विजन के हिसाब से, तो जी वो काफ़ी हम नीचे ला रहे हैं। जी तो फूड एंड डेयरी हो गया, फूड एंड ड्रिंक्स हो गया, और ये जैसे एविएशन हो गया, इन 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 सेक्टर में हम काफ़ी कस्टम्स ड्यूटी घटा चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे गिफ्ट सिटी के मैकेनिज्म के थ्रू काफ़ी इजी कर रहे हैं, और भी रेगुलेटरी चेंजेस ला रहे हैं जिसमें से और ईज ऑफ बिजनेस हो। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया आने के लिए नए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दी गई है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं इंडिया। पहले इंडिया से स्टूडेंट जाते थे तो फॉरेन एक्सचेंज की जो बाहर जाती थी वो घट जानी चाहिए। जो कंपनीज जो इन्वेस्ट करते थे उनको पहले जैसे टैक्स सिस्टम था, जो सेल्स टैक्स सिस्टम था, वो बहुत फ्रिक्शन देती थी। अब जो जीएसटी मैकेनिज्म के तहत ये बहुत मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्पेशली बहुत इजी हो गया है इंडिया आने के लिए। अभी भी चैलेंजेस हैं, कस्टम्स में जो टाइम लगती है उसमें काफ़ी हमें मेहनत करनी है, कि कस्टम्स में टाइम कम लगे, क्लियरेंस में। नए बीआईएस के रेगुलेशंस निकले हैं, कंपनीज वो समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बीआईएस के रेगुलेशन है। तो काफ़ी कंपनीज जैसे हम जो जिनको हम मदद किए हैं रिसेंटली, तो उनको ये जो नए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, जो पिछले वाले में रेगुलेटरी मैकेनिज्म से वो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है उनको। तो हमारे तरफ से ये जो सपोर्ट मैकेनिज्म्स होने चाहिए सरकार की तरफ से,
कि हम इन देशों में जाएं, ये जो नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं ये हम समझाएं उनके एमएसएमई को, उनके एक्सपोर्टर्स को, कि उनको भी समझ आए। और हमारा ये भी जब हम भी यूरोपियन सरकारों के साथ हम एडवाइजर रहे हैं जी हमारे ये भी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करें। तो फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन यूनियन में फार्मा एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी रेगुलेशंस हैं, तो ये हमारी उनसे दरख्वास्त है कि हम उनके जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं हम भी इंडियन एमएसएमईज को ये सिखाएं कि ये उनके रेगुलेशन हम कैसे कंप्लायंस, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है फूड में, फार्मा में, ये उनको समझाने के लिए हमें काफ़ी काम करनी पड़ेगी। मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हम अपने चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बात करें, हम अपने एमएसएमई कंपनीज के साथ बात करें, और इनको समझाएं कि जो टेक्सटाइल रेगुलेशंस हैं, जो फूड रेगुलेशंस हैं, जो फार्मा रेगुलेशंस हैं, इनकी कंप्लायंस जब हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जो फ्रिक्शन आती थी वो अब नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। ओके आप जो अभी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, जो भारतीय कंपनियां अगर ईयू में अगर जा रही हैं उसकी बात कर रहे थे कि वहां पे उनको दिक्कतें आ रही थी। ओके, आपने सप्लाई चेन का इशू किया था, उसमें पिछले दिनों मेरे एक अधिकारी से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि भारत में अगर सप्लाई चेन इतना कई बार मुश्किल हो जाता है कि खासकर के फूड आइटम्स को लेकर के, कि कई हफ्तों तक उनको टेस्ट के नाम पे जो पोर्ट्स है वहाँ पे रहते, हमारे पास उस तरह का एक विशाल भंडार नहीं होता है जहाँ पे कि उनको एक तरह से सुरक्षित रखा जाए। जबकि चीन में ऐसा होता है कि उनके पास अगले 2 से 3 दिनों में अगर पोर्ट पे आया है सामान तो उसको आगे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है, लेकिन अपने यहाँ कई हफ्ते तक रह जाती है, कई बार सामान उसमें खराब हो जाती है। सो ये एक दिक्कत कस्टम्स को लेकर के दिक्कत तो था ही जी। और ये हमारे पोर्ट्स भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो जी। ये सिर्फ हमारा जो टर्न अराउंड टाइम था पोर्ट्स पे वो अभी हम ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल पे आते जा रहे हैं। हमें नए पोर्ट्स भी बन रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल सर्विस देंगी। तो अभी भी जो चैलेंजेस आती हैं वो हमें हटानी है। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, जो इंटरनेशनल कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस करने चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप हमें मल्टीपल चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। जैसे पहले हम कंटेनर बनाते नहीं थे, जो एक्सपोर्ट के कंटेनर थे वो हम मैन्युफैक्चर ही नहीं करते थे। तो अब इंडिया में पहली बार ये जो कंटेनर बन रहे हैं वो सपोर्ट करेगी हमारे जो एक्सपोर्ट है। पहले हमारे जो शिपिंग थी, ये शिप्स जो बनते थे वो या तो चीन में बनते थे ज़्यादातर, तो मर्चेंट शिपिंग जो थी वो इंडिया फ्लैग्ड नहीं थी, वो चाइनीज शिप्स थे, तो उसमें स्ट्रेटेजिक रिस्क भी आते थे। यस यस यस, नो डाउट। तो ये जो काफी छोटे चीजें जो थे वो सॉल्व तो करने थे, पर काफी बड़े चीजें जो थे जैसे शिपिंग हो गया, पोर्ट्स हो गया, इन पे बहुत काम किया गया है पिछले सालों में, अभी भी काम रहते हैं। ये अभी भी कुछ साल लगेंगे इन पोर्ट्स को फुल्ली ऑपरेशनल बनने में। हमारे कस्टम्स जो टेक्नोलॉजी जो कस्टम्स में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको अपग्रेड करने में, हमारे कस्टम्स ऑफिसर्स को ट्रेन करने में उस टेक्नोलॉजीज में, तो अभी भी वो चैलेंजेस हैं। पर ये जब ये पुश आएगी, जब फॉरेन कंपनीज इंपोर्ट करेंगी उनसे भी प्रेशर आएगी हमें ये सिस्टम्स इंप्रूव करने के लिए जी। हम भी उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस समझेंगे, सीखेंगे। तो अभी जैसे बहुत ब्रिक्स को लेके ही आप देखिए, हमारे बहुत इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग कमिटीज हैं, और एनवायरनमेंट में, ट्रेड में, सब मैकेनिज्म्स जो हैं हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस समझ रहे हैं। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। नए सप्लाई चेन के रूट्स ब्रिक्स के थ्रू हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिस्क
बहुत आपने जो अभी आपने देखा है जो Hormuz. न्यूज वगैरह में, तो ये जो नए अपॉर्चुनिटीज हैं, नए ट्रेड रूट्स हैं, हमें ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक ट्रेड रूट है जो हम बात कर रहे थे ईरान के थ्रू, हम छाबर पोर्ट के थ्रू, INSTC जो सेंट्रल एशिया yes. के थ्रू हम एक तो वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ईरान के मुख्य आ रहे हैं इंडिया, तो उनके साथ वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। पर चैलेंजेस भी हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो आप देख रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। एक तो रूस के में यूक्रेन के वॉर के वजह से, सैंक्शंस के वजह से पेमेंट मैकेनिज्म्स काफ़ी डिफिकल्ट हो गए, तो Yes. उस पे भी बहुत बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी हमने काम किया है इंडिया ने, कि वो पेमेंट मैकेनिज्म्स जो हैं वो हम ब्रिक्स के थ्रू नए मैकेनिज्म्स निकालें। ईरान इसी की डिमांड कर रहा है कि एक तरह से जो पेमेंट सिस्टम है उसको किया जाए। ईरान को तो लगभग स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, यूएस के जितने भी या पश्चिमी देशों के पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। तो इस बार अगर ईरान आ रहा है, ईरान के सेंट्रल बैंक ने एक सुझाव भी दिया था ब्रिक्स नेशंस को कि एक तरह से एक नया पेमेंट सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि हम जो वेस्टर्न नेशंस के जो एक मोनोपोली होती है उससे हम बाहर निकल सकें और आपस में। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है एक तरह से पेमेंट सिस्टम बनाना ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे? देखिए, पेमेंट सिस्टम बनाना, अभी हम दूसरे देशों के साथ हम अपने करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं जी। अब ये है कि उसमें भी हमारे अपने ब्रिक्स के अंदर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस अपने हैं। जैसे चीन के साथ हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो अब बहुत साल बाद हम फिर से इकोनॉमिक रिलेशनशिप फिर से शुरू करी है। जैसे अभी हमने अपने बॉर्डर्स के थ्रू ट्रेड शुरू करी है, आई थिंक पिछले महीने से। तो ये जो मैकेनिज्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं पहले एस्टेब्लिश करना। तो ब्रिक्स के थ्रू हम सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ा नहीं रहे हैं, हम बहुत दूसरे मैकेनिज्म, कल्चरल मैकेनिज्म बना रहे हैं। हमारे हेरिटेज, हमारा एनवायरमेंटल रिलेशंस, ये जो मैकेनिज्म्स है ये भी पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने हमारे पॉपुलेशन के। तो पेमेंट सिस्टम एक ही मैकेनिज्म है जिसपे हम फोकस नहीं करेंगे। मोबिलिटी, जैसे ब्रिक्स का शायद हम कोई ब्रिक्स वीज़ा बोल के हम शायद देख सकते हैं कि लोग अगर जाएंगे तो ट्रेड भी करेंगे। तो अलग अलग मैकेनिज्म्स हम कोशिश कर रहे हैं। हम टूरिज्म, हेरिटेज कंजर्वेशन, ये इसकी भी एक वर्किंग ग्रुप है ब्रिक्स नेशंस के साथ। यूथ एक्सचेंज, बहुत देशों ब्रिक्स कंट्रीज के बीच यूथ डेलीगेशन जा रही हैं, आर्ट डेलीगेशन, मीडिया डेलीगेशंस भी इन देशों में जा रहे हैं। तो हमारी जो ब्रिक्स है वो थोड़ा सा मतलब डाइवर्स कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स जब करी थी, ये कंसीव की गई थी क्योंकि जो पहले जो थी वो हमें बताया जाता था कि रूल्ड बेस्ड वर्ल्ड है। पर फिर हमने देखा कैसे जो ये वो बात बढ़ी कि बट हुज रूल्स, किसके रूल्स हैं ये? यस यस। तो ये जो वेस्टर्न नेशन के जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो हमें लगा कि जो ग्लोबल साउथ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेस्टर्न जो वेस्टर्न नेशंस के मैकेनिज्म्स है उससे हमें अल्टरनेट मैकेनिज्म्स भी ढूंढना जरूरी पड़ गया। जी। तो ब्रिक्स उसी विजन से आई। ब्रिक्स का चैलेंज ये है कि बहुत डाइवर्स कंट्रीज इसमें हैं। जी। अपने जो कंट्रीज शामिल हैं उसके अपने जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। तो हमें इस पे काम करके पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बढ़ा के, कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ा के, ये पहले थोड़ा हमें ये जो डाइवर्सिटी है ये इसका समझना, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को समझना वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये इसमें अभी भी मैच्योरिटी आ रही है। पिछले सालों से बहुत काम चल रही है इन देशों में
कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग आए और ये जो मैच्योरिटी है, जो ये जियोपॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो भी आए इस मैकेनिज्म में। जी तो जी उसी कोशिश से ब्रिक्स बनाई गई। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, डॉलर को लेकर के बहुत ज्यादा बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट भी आता है, धमकी भी देते हैं कि डॉलर की अगर कुछ भी डॉलर की इतर अगर आपने व्यापार करने की कोशिश की तो टैरिफ लगा देंगे। इस बार जो भारत में ब्रिक्स होने वाला है सम्मेलन, उसमें डॉलर को लेकर के भी एक कहीं ना कहीं सवाल उठ सकता है कि क्या डॉलर के इतर, डॉलर से अलग हम कोई ऐसा करेंसी आपस में डेवलप कर सकें जिसमें ब्रिक्स नेशंस आपस में कारोबार करें, ट्रेड करें, ताकि डॉलर के डोमिनेंस को हम कम कर सकें। डू यू थिंक ऐसा पॉसिबल है इस बार? तो आई थिंक कुछ साल पहले ब्राजील ने एक ब्रिक्स करेंसी, उनकी जब प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने प्रपोज करी थी एक ब्रिक्स करेंसी की। जी 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 इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम पहले ब्रिक्स करेंसी के पहले हम अपने पेमेंट मैकेनिज्म्स जो हैं वो अगर अलाइन कर लें, आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप होगा। डॉलर अभी डोमिनेंट करेंसी है, हम इंडिया में ट्रेड करते हैं, हम रशिया के साथ भी अपने करेंसी में ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, करते हैं लोकल। तो जबकि वो हम ऐसे भी देखे हैं कि बास्केट ऑफ करेंसीज लेके ब्रिक्स नेशंस काम करेंगे, तो काफ़ी हमें ऑप्शंस अभी डिस्कस की जा रही हैं इंटरमिनिस्टीरियल लेवल पे। अब जैसे मैं बताया कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा पाए, तब तक मेरे को चैलेंज लगता है कि एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी बोल के कोई करेंसी ला सकते हैं। पर हम फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से पेमेंट मैकेनिज्म जो हैं वो ज़रूर हम अपने अलाइन कर सकते हैं। जो स्विफ्ट मैकेनिज्म जो देखा हमने, वो हम अपने जो अपना एक मैकेनिज्म, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म निकालना ज़रूरी है हमारे लिए। वो मैकेनिज्म डेफिनेटली हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। एक बैंक भी बनी है, ब्रिक्स बैंक, यस, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो शंघाई में बनी थी। उसमें हमारे इंडियन प्रेसिडेंट थे पहले, श्री केवी कामत। वो कुछ अभी भी वो फर्स्ट स्टेप्स ले रही है। $33 बिलियन के कुछ उनका आई थिंक एसेट्स हैं। अभी भी वो वर्ल्ड बैंक से बहुत ही छोटा है। पर ये जो मैकेनिज्म्स अभी डेवलप हो रही हैं, ये बढ़ता जाएगा, हमारी जो रिलेशनशिप्स बढ़ती जाएंगी। जैसे आपको बताया, पर चैलेंज अभी मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल है। जैसे आपने देखा सऊदी अरेबिया अभी जैसे ब्रिक्स नेशन है, पर उन्होंने अपना सिक्योरिटी एक नया जो साइन किया टर्की और पाकिस्तान के साथ। तो ये जो हम डाइवर्सिटी है, इसको हम ब्रिक्स के अंदर कैसे क्योंकि ब्रिक्स कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, तो ये जो कंसेंसस है हम कैसे ला सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो हमारी इंडियन प्रेसिडेंसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण ये कंसेंसस लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मेरे ख्याल से पिछले 2 ब्रिक्स मीटिंग में शायद प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन नहीं गए। तो अगर वो इंडिया आए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिक्स मीटिंग कहलाई जाएगी। इसमें अगर हम एक कंसेंसस व्यू भी ले पाए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर होगी ब्रिक्स के लिए, इंडियन प्रेसिडेंसी। तो आई एम श्योर कि ये जो आने वाली ब्रिक्स की जो मीटिंग्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और ये दुनिया को भी दिखाएगी कि हम ये कितना सीरियस हैं ब्रिक्स को लेके। क्योंकि वेस्टर्न नेशंस पहले बोलते थे कि ब्रिक्स, मैंने पहले उनको ब्रिक्स को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं थे। अभी आप देखें तो ब्रिक्स में जो आप इंडिया और चाइना का जो ग्रोथ है, वो आई थिंक ब्रिक्स कंट्रीज के अभी 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड विद इन ब्रिक्स, एंड आई थिंक क्लोज टू 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। यस, अभी जो ब्रिक्स है वो काफी इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। और ये जो ग्रोथ आएगी अभी इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी जो बढ़ेगी,
उसमें भी काफी ब्रिक्स को ज्यादा महत्वपूर्ण वो मिलेगा। जी जी ब्रिक्स को लेकर चुनौतियां तो कई सारे होंगी, जैसे यूएई और ईरान के बीच में जो आपस में अभी ब्रिक्स में कई सारे बैठ के बात हुई, इसमें एक दिखा है कि यूएई और ईरान आपस में लड़ते रहे हैं। अभी आज ही या कल में यूएई ने ईरान के साथ अपने ट्रेड डील्स जो है या जो भी उनके बीच में ट्रेड होता है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो फिर भी अगले महीने जो उम्मीद होगी, अगर आपने जो बहुत एक अच्छी बात कही है कि अगर एक सामूहिक कंसेंसस बन जाए, एक विचार बन जाए कि हमें एक सहमति बन जाए, वो भी हमारे लिए एक उपलब्धि की तरह होगी। थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आपने ब्रिक्स को लेकर के काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, और जब ब्रिक्स समिट होगा तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े और इन चीज़ों पर एक विस्तार से चर्चा करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। हो गया।